किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है कि गैर जरूरी कानूनों को नागरिकों पर ना थोपा जाए, साथ ही समय के साथ कानूनों में यथासंभव परिवर्तन भी किया जाए। भारत में औपनिवेशिक काल की बहुत से कानूनों पर नीति निर्माताओं के बीच चर्चा पर चर्चा जारी है। उसी में से एक है देशद्रोह कानून। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम देशद्रोह कानून के इतिहास को समझेंगे, भारत में इसकी प्रासंगिकता और सजा के प्रावधान को भी जानेंगे। साथ ही देशद्रोह कानून के औचित्य पर विधि आयोग का क्या सुझाव है, इसे भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। टॉपिक आप समझ ही गए हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि यह जो चर्चा में क्यों बना हुआ है, यह टॉपिक अचानक से फिर खबर क्यों आ गया है। देखिए, कहा गया है सेडिशन लॉ मस्ट टू रिटेन इंडियाज इंटीग्रिटी, यानी कि भारत की अखंडता की बात की जा रही है, तो भारत की अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए लॉ पैनल के चीफ हैं, इनका कहना है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी का, रिटायर्ड है जज, इनका यह कहना है कि यह जो देशद्रोह का कानून है इसे समाप्त ना किया जाए। भारत की अखंडता सुनिश्चित रहेगी, भारत की विविधता को देखते हुए भी यह तर्क दे रहे हैं। तो इनका क्यों ऐसा कहना है, और यह जो है इंडियन पेनल कोड IPC का सेक्शन 124A जो देशद्रोह कानून की बात करता है, इसे क्यों बरकरार रखना चाहते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, साथ ही देशद्रोह कानून का क्या इतिहास है, इन सभी मुद्दों को हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए, हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये रिटायर्ड है, ठीक है, सेवानिवृत्त है, इन्होंने कहा है कि भारत की अखंडता, ठीक है, भारत की अखंडता की चर्चा की है, और अखंडता की चर्चा करते हुए इन्होंने कुछ बातें कही है। बातों में तर्क को पुष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि भारत की विविधता पर एक तो जोर दिया इन्होंने, और साथ ही भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियां एकता को लेकर के, भारत की अखंडता को लेकर के, उसकी संप्रभुता को लेकर के बातें की गई है। और इन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि यहाँ देखिए, कश्मीर से केरल, यानी कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक की चर्चा की है, और पंजाब से उत्तर पूर्व तक, पश्चिम भारत से लेकर के उत्तर पूर्व तक के भारत तक की इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने कहा है कि वर्तमान में स्थिति ऐसी बनी हुई है भारत में, चारों दिशाओं में देखें, भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी तरफ देखें तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए देशद्रोह कानून फिर आवश्यक हो जाता है। अच्छा, जरा गौर करते हैं कि ऐसा क्यों कहा इन्होंने, क्या क्या बातें हो सकती है। हम दिशाओं को देख लेते हैं, राज्य ही देख लेते हैं उसमें से। देखिए, कश्मीर, हम जानते हैं कश्मीर में हाल ही में 370 खत्म किया गया, 35A खत्म किया गया, ठीक है, ये चीजें, और यहाँ पर यह राज्य जो है आतंकवाद से पीड़ित रहा है। इसके बाद यह UT का दर्जा भी इसे दे दिया गया, दो अलग अलग राज्यों में इसका बंटवारा हो गया, एक लद्दाख में और दूसरा जम्मू और कश्मीर में। और आप जानते हैं यहाँ भी विधानसभा चुनाव भी होना बाकी है, नहीं हुआ है, ठीक है, पंचायत स्तर के चुनाव हुए हैं, लेकिन वहाँ भी हिंसा की बहुत अधिक घटनाएं सामने आई है। और आतंकवाद से पीड़ित होने का एक मुख्य वजह क्या है, हमारा जो पड़ोसी राज्य है, जो हमारा सदाबहार दुश्मन है पाकिस्तान, तो वहां से घुसपैठ लगातार जारी है, और दूसरी तरफ चीन भी कहीं न कहीं पीछे पड़ा हुआ है। तो यह जगह बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है सुरक्षा के नज़रिए से। अब केरल की बात करें, केरल की जो सामाजिक स्थिति है, निश्चित तौर पर वहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यह भी राज्य जो है संवेदनशील भारत के नज़रिए से होता है। पंजाब देखें, पश्चिम भारत की बात देखें, पंजाब जब भी आप चर्चा करेंगे तो खालिस्तान की मांग उठती रहती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो खालिस्तान समर्थक हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बाकी इंग्लैंड में भी आपने देखा होगा, राजदूत जो है, दूतावास है, वहीं पर भारत के तिरंगा को इन्होंने हटा करके अपना झंडा फहरा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ावा इसे मिलता है। दूसरा, उत्तर पूर्व की जब हम चर्चा करते हैं तो उत्तर पूर्व में 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, तो ये जो राज्य हैं हमारे, तकरीबन 7 राज्य और एक सिक्किम 8वां, तो इनको लेकर के बातें की जा रही है। जैसे कि अभी आप मणिपुर हिंसा की बातें देख रहे हैं, तो मणिपुर हिंसा किस तरह से सुलग रहा है, नागालैंड में तनाव किस तरह से बना हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पे चीन की किस तरह से नज़र बनी हुई है,
जो असम है वहाँ पर एनआरसी को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है। त्रिपुरा में बांग्लादेश का घुसपैठ लगातार बढ़ता जा रहा है। मिजोरम में कहीं ना कहीं म्यांमार के तरफ से घुसपैठ ही आते रहे। तो आप देखेंगे यहाँ, और सिक्किम में वहाँ पर डोकलाम की स्थिति आप के नज़र में होगा ही। तो कहने का तात्पर्य है कि यह भी संवेदनशील एरिया है। तो कहीं न कहीं हमारी अवस्थिति इस तरह से है, भौगोलिक अवस्थिति है कि इनका कहना है, विधि आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी रिटायर्ड, इनका कहना है कि देखिए देशद्रोह का कानून फिलहाल खत्म करने का वक्त नहीं है। और भी कुछ बातें इन्होंने कही है, और ये रिपोर्ट कौन सी है, 279th रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा है। इन्होंने कहा है कि इससे निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A को बनाए रखना आवश्यक है, जो कि भारत की अखंडता और एकता का प्रश्न है। अब इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। सुझाव देते हुए कह रहे हैं कि देखिए अभी इसे आप समाप्त मत कीजिए, क्योंकि अभी यह प्रासंगिक है। अप्रासंगिक यह कानून भारत की सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भारत की विविधता को देखते हुए यह अभी अप्रासंगिक नहीं हुआ है, तो इसे बनाए रखा जाए। हाँ, निश्चित तौर पे समय के साथ कानून में कुछ सुधार किया जाए, और इस सुधार को की अनुशंसा इन्होंने की है, और संशोधन की बात इन्होंने कहा है, और कहा है कि इसमें जो थोड़ा सा अस्पष्टता बना हुआ है इस कानून को लेकर के, जिसका फायदा कहीं ना कहीं जो है कानून के जो वकील हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, उनको मिल जाता है। और कई बार ऐसा आरोप होता है कुछ लोगों का, जो पीड़ित वर्ग हो जाते हैं, उनका आरोप होता है कि मुझे इस कानून में फंसाया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि देखिए इसे और अधिक स्पष्ट कर दीजिए और इसमें कुछ संशोधन ला दीजिए, बाकी कानून यह बढ़िया है, अभी के हिसाब से काम चलाने लायक है। देखिए देशद्रोह की अवधारणा जो है यह इंग्लैंड से ली गई थी। अब इंग्लैंड से उस समय जो देशद्रोह की अवधारणा ले गई, उसका क्या तात्पर्य हुआ करता था? उस वक्त होता था कि जनता राजा के विरुद्ध कुछ बातें बोले तो उसे देशद्रोह माना जाता था। आपने भारत के शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि उस वक्त होता क्या था कि राजा का शासन होता था, राज परिवार शासन व्यवस्था चलाता था, और राजा में ही तमाम शक्तियां निहित होती थी। यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत नहीं था, जो कि आज की लोकतांत्रिक ढांचे की एक खासियत है। यानी कि राजा ही एक तरह से आप समझ सकते हैं नीति निर्माण किया, और राजा ने ही फैसला भी सुनाया, यानी कि सजा भी दिया, और राजा ही कार्यभार भी चलाया। तो कहीं न कहीं तीनों जो शक्तियां थी वो राजा में निहित था। इतना तक कि राजा को देवता का दर्जा दिया गया, ठीक है, कि राजा ने जो भी कह दिया, शासक ने की जुबान ही कानून है, ठीक है। तो इस तरह से यदि राजा को देवता का दर्जा देते हैं और फिर जनता जो है, राजा, संभावना है कि राजा इस बात से निरंकुश हो जाए, ठीक है, निरंकुश होने की पूरी संभावना बनी रहती है। अब राजा यदि निरंकुश होता है तो जनता वहां परेशान होगी, शोषित होगी, तो जनता क्या करेगी? इसका विरोध करेगी, और जनता इसकी विरोध करेगी, आलोचना करेगी, और उसके बाद यह आलोचना क्या होगा? विद्रोह में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यह विद्रोह में कन्वर्ट होता है तो यह देशद्रोह कानून इन्हें फिर जनता को दोषी मानता है और इसे अपराध मानते हुए एक सजा देता है। ये उस समय की बातें चली आ रही है। भारत में इस कानून का मसौदा जो है वर्ष 1837 में थॉमस मैकाले ने तैयार किया था। मैकाले के नाम से आप परिचित हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। एक पॉइंट दे देता हूं, आईपीसी से संबंधित बातें कुछ हैं, इस पर इन्होंने क्या कहा। आप मैकाले को शिक्षा पद्धति को लेकर के भी जानते होंगे, लेकिन आईपीसी की बात मैं आपके समक्ष दे रहा हूं। कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित जो भी आपके पास जानकारी हो लिखिए, एक दूसरे वीडियो में कभी इस पर भी चर्चा कर लेंगे। इसके तहत देशद्रोह को परिभाषित भी किया गया था, ठीक है। इन चीज़ों को डिटेल से और हम देख लेते हैं। अब चलिए, इसके अनुसार क्या क्या चीज़ें परिभाषित करके दी गई। यदि कोई, ध्यान से देखना है, शब्दों द्वारा या तो मौखिक या लिखित या संकेतों के माध्यम से, हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो तीन माध्यम होते हैं। या तो जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, या लिखित के रूप से मैं ये लिख करके ये चीज़ें दे रहा हूं। अगर मैं ना भी बोलूं तो आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा फैलाता है। तो कहीं न कहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह आप तक पहुँच चुका है। या संकेतों के द्वारा, मैं जो बात करते हुए जिस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, इसका मतलब आज का लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है, नमस्कार। तो ये हो गया, ये संकेतों के द्वारा मैंने कम्युनिकेशन किया। तो कहीं ना कहीं मौखिक, लिखित या संकेतों के माध्यम से यदि आप घृणा
या द्वेष राजा के विरुद्ध करना चाहते हैं तो देशद्रोह के अंदर आ जाता था। ठीक है, दृश्य निरूपण को भी इसमें लिया गया, यानी कि चित्र के द्वारा भी इस तरह का काम किया गया। भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा यदि फैलाता है तो कानून की अवमानना करना एक बड़ी बात है कि अगर कानून तैयार बनाया गया है और उस कानून को आप नहीं मानते हैं, उसकी अवमानना करते हैं, ठीक है, उसका पालन करने से इनकार करते हैं, तब भी आप दोषी हैं। उत्तेजना व असंतोष प्रेरित करते हैं, तब भी देशद्रोह के कानून के दायरे में आते हैं। अब जरा इन शब्दों पे देखिए, विधि आयोग की जैसे मैंने बात की तो क्या कहा विधि आयोग ने, इसे स्पष्ट थोड़ा सा कर दीजिए। अब देखिए जरा यहाँ पर उत्तेजना व असंतोष को प्रेरित करना। अब इस शब्द को कैसे डिफाइन किया जाए? यदि सरकार इस बात पे उतारू हो जाए कि किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का कानून लगाना है तो सरकार के पास पर्याप्त ऐसे टूल्स मौजूद हैं अस्पष्ट शब्दों के माध्यम से कि सरकार किसी व्यक्ति को पीड़ित कर सकती है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके पास कहीं न कहीं जनता की ताकत है। तो इस वजह से विधि आयोग का कहना है कि आप इन चीज़ों को स्पष्ट कर दीजिए बिल्कुल, ताकि इस कानून का दुरुपयोग रुक जाए। इस कानून की उपयोगिता है, लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आप ऐसा कर दीजिए कि इस कानून का दुरुपयोग रुक जाए। यही विधि आयोग का मूलतः कहना है। चलिए इसके इतिहास को देखते हैं। मूल रूप से भारतीय दंड संहिता 1807 में देशद्रोह की धारा शामिल नहीं थी। तो कभी प्रश्न में आ जाए तो इसको आपको ध्यान रखना है, उस वक्त आपकी IPC 1860 की बात की जाएगी। वर्ष 1870 में एक संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को जोड़ा गया। इसको आप जब भी पढ़ें यहाँ से पढ़ें। एक तरीका बता देता हूँ, नहीं तो कई बार क्या होगा, आप इसे आर्टिकल 124 लेकर के चलेंगे और गलत कर लेंगे। ऐसा होता है कई बार प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, और गलत करेंगे आप। ठीक है, तो आप पूरी पढ़ें। यहाँ पर IPC की है, इंडियन पिनल कोड की बात की जा रही है। ठीक है, वर्ष 1898 में संशोधन के द्वारा असंतोष शब्द को अधिक परिभाषित किया गया और इसमें विश्वासघात, शत्रुता की भावना को भी शामिल कर दिया गया। अब इसे यहाँ पर देखिए, 1898 में संशोधन होता है इस कानून में, और यहाँ पर इसे और अधिक परिभाषित किया गया, और परिभाषित करने के नाम पे विश्वासघात, शत्रुता की भावना आदि जैसे चीज़ों को रोका गया। अब आपको क्या लगता है, ये विश्वासघात जैसे शब्द जो हैं यह परिभाषित हुआ है या और यह विकृत हो गया? निश्चित तौर से यह और अस्पष्ट हो गया और इसका फिर से दुरुपयोग होने लगा। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार रहती है और ब्रिटिश सरकार कहीं न कहीं अपने विरुद्ध होने वाले जो क्रांति था, आंदोलन था, उसको दबाने के लिए ऐसा कर रही है। तो जो लोग इस कानून के विपक्ष में होते हैं उनका कहना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ये सब चीज़ें चलता था, अब तो हम एक लोकतांत्रिक सरकार हैं, चुनी हुई सरकार चलती है, हमारी एक ऐसी व्यवस्था है जो संविधान के द्वारा चलता है, फिर औपनिवेशिक काल के इस कानून की क्या आवश्यकता है? भारत में इस कानून को बहावी विद्रोह से निपटने के लिए लाया गया था, ये ब्रिटिश सरकार के लाया गया था। आप बहावी विद्रोह के बारे में क्या जानते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका प्रयोग प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लेखनकार, स्वतंत्रता सेनानी क्या करते थे, अपने लेखन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, मीटिंग करके प्रेस चलाते थे, मैगजीन चलाते थे और इसके माध्यम से देशवासियों को जगाते थे आज़ादी की लड़ाई के लिए। और यही जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सिरदर्द बना हुआ था। तो इसे प्रतिबंधित करना था, उनके लेखों को, भाषणों को, और इसके लिए उनके पास एक टूल्स था कि देशद्रोह का कानून उन पर लगा दिया जाए ताकि उन्हें जेल में बंद किया जा सके। भारत के जो राष्ट्रपिता माने गए महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, जोगेंद्र चंद्र बोस जैसे नेताओं पर देशद्रोह कानून का मुकदमा चलाया जा चुका है, और भी बहुत लंबी लाइन है जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला है। देशद्रोह कानून के संबंध में विधि आयोग के अब सुझाव क्या हैं उसे हम देखेंगे। देखिए, इनका कहना है कि भारत में जो है माओवादी उग्रवाद जो है लगातार बना हुआ है। नक्सलाइट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले ही हमारे कुछ जवानों पर घात लगा के माओवादियों ने हमला कर दिया और उसमें बहुत से जवान घायल भी हो गए और शहीद भी हो गए। तो जब इस तरह की स्थिति बनी हुई है तब इस कानून को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ऐसा विधि आयोग का कहना है। और कहना है कि यह आंतरिक सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा, जहां एक तरफ बाह्य आक्रमण होते हैं भारत पर लगातार, भारत के आज़ादी के पश्चात से ही बल्कि उसके साथ से ही, ठीक है, और आंतरिक
और सुरक्षा की भावना यहाँ बनी हुई है। विविधता है तो विविधता जहाँ रहेगी वहाँ समस्याएं भी तो रहेगी, चुनौतियां रहेगी, तो उसके लिए इस तरह के कानून का होना आवश्यक है। और एक बात और कहा विधि आयोग का कि ये माइंडसेट आप लोग हटा लीजिए कि हर बात जो औपनिवेशिक काल का होगा वह बुरा ही क्यों होगा। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जैसे कि रेल है, हालांकि रेलवे का निर्माण जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के सुख सुविधा के लिए नहीं किया था, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन मान लीजिए अभी रेल है और आज हम लोग कहें कि हम रेल पे नहीं चलेंगे, ट्रेन पे नहीं चलेंगे आज से, क्यों भैया? क्योंकि इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में लाया। तो क्या औचित्य आपको जान पड़ता है इसका? क्या तार्किक बात लगेगी फिर मेरी आपको? नहीं ना। बिल्कुल ऐसा ही है कि यदि कोई अच्छी बात है औपनिवेशिक काल की, उसका सही से इस्तेमाल किया जा सके, मैं फिर से कह रहा हूं, उसका दुरुपयोग ना हो, ठीक है, उस कानून का सही से इस्तेमाल किया जाए, तो फिर यह कहने का कोई तर्क नहीं बनता है कि चूंकि उसे लिए इसीलिए खत्म कर देना चाहिए उस कानून को चूंकि वह औपनिवेशिक विरासत है। ठीक है, यह उचित तर्क नहीं है, विधि आयोग ऐसा कहती है। देशद्रोह कानून संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत एक उचित प्रतिबंध है। अब 19(2) को समझ लीजिए, यहाँ 19(2) है। 19(2) सबसे पहले संविधान के भाग 3 में शामिल है, यह तो आपको क्लियर होगा। और भाग 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का चैप्टर है। और यहाँ पर अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें देता है, यानी कि हम अपनी बात को रख सके। अभिव्यक्ति मतलब क्या? सिर्फ बोलने की बात नहीं है, हम जो भी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एक नागरिक के तौर पे हमें आलोचना ही करना है तो हमें आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है। आप हमसे सहमत नहीं हो सकते हैं, यह बात अपनी जगह वाजिब है, लेकिन हमें भी अपनी बात आप तक पहुंचाने का, यानी कि सत्ता तक पहुंचाने का पूरा अधिकार है। यह अनुच्छेद 19 कह रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह ध्यान देना है कि अनुच्छेद 19(2) के तहत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है, यानी कि युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। यानी कि देश की एकता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आपकी अभिव्यक्ति पर सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है। विधि आयोग उसी बात का हवाला दे रही है। देशद्रोह कानून के प्रावधान में हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति शब्दों को शामिल करने की भी सिफारिश इन्होंने की है, ताकि अस्पष्ट जो चीज़ें हैं वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। केंद्र सरकार, विधि आयोग कहती है कि देखिए, केंद्र सरकार चाहे तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इसके अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करे। यही बातें हैं कि यहाँ पर कुछ एजेंसियों के द्वारा इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसके दुरुपयोग को रोकने की जरूरत है। और इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एक प्रमुख संशोधन की भी सिफारिश होगी, ताकि यहाँ पर जो इसका दुरुपयोग हो रहा है उस पर लगाम लग सके। इसके अनुसार एक पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक या उससे उच्च पद पर हो, ध्यान देना है यहाँ पर, अगर इस तरह का कहीं भी मामला पाया जाता है, यदि ये लगता है सरकार को कि फलाना अमुख व्यक्ति जो है अमुख मामले में देशद्रोह के कानून के अंतर्गत आता है, तो उसे तुरंत अरेस्ट मत कीजिए। सिफारिश कर रही है कि एक पुलिस अधिकारी जो है उसकी जांच करेगा, और जांच करने वाला पुलिस अधिकारी कौन होगा? निरीक्षक या उससे बड़े रैंक का अफसर होगा, जो कि एफआईआर दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जांच कर लेगा, और जांच की रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट का जो भी निष्कर्ष होगा उसके आधार पर केंद्र सरकार फिर एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे भी सकती है या अनुमति नहीं भी दे सकती है। उसके बाद यह तय किया जाए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। जुर्माने के साथ साथ सजा को 7 साल की अवधि, यहाँ ध्यान देना है, जुर्माना तो होगा ही, यदि दोषी पाए जाते हैं तो जुर्माना होगा, और सजा को 7 साल की अवधि या आजीवन कारावास तक बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। अब देशद्रोह कानून के लिए अन्य दंड क्या है, इसे देख लीजिए। धारा 124(a) के अनुसार देशद्रोह एक गैर जमानती अपराध है, यानी कि यदि दोष सिद्ध हो जाता है कि अमुख व्यक्ति आईपीसी धारा 124(a) के तहत देशद्रोह का मामला इस पर होता है, तो फिर भाई उनको जमानत नहीं मिलेगा, क्योंकि यह गैर जमानती अपराध में शामिल किया गया है। इसमें जुर्माना भी होता है, और जुर्माने के साथ 3 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से भी वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चली जाएगी और आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जो है देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा।
अब इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, उसे देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान देशद्रोह से संबंधित है? पुछल्ले शब्दों पर ध्यान देना है कि संबंधित है की बात की गई है और देशद्रोह से। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A, दंड प्रक्रिया संहिता की 124A, भारतीय दंड संहिता की धारा 142A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124A। इस 4 में से कोई एक विकल्प सही है। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना सुझाव भी दीजिए। किसी और टॉपिक पर आप कुछ और चाहते हो, बातें करना चाहते हो, वह भी लिख भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक उस मुद्दे को पहुंचाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जितने भी पहलुओं को छुआ है, चर्चा पर चर्चा किया है, वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्द ही किसी दूसरे मुद्दे के साथ हम आपसे फिर जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।